डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती है, और जिनको डिप्लोमेसी करना होती है वो करते हैं। ईरान ने हम्म। आगाह किया था कुवैत को, अपना कतर को, कि हम हमला कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपना खाली किया था, इस तरह से कतर ने खाली कर लिया है अपना। तो डिप्लोमेसी तो चल रही है। लेकिन अब मसला ये है कि जो सदर ट्रंप ने गैर जिम्मेदाराना हमला किया, जबकि इमाम खुमैनी का फतवा है, इवन आज की तारीख में तुलसी गबार्ड ने साइन करके मेमो दिया है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की काबीना की इंटेलिजेंस की सरबराह है, और हम्म। उनको सरबराह बनाया आपने। और एक वो बड़ी ताकतवर तवाना खातून आवाज है सदर ट्रंप की उस कैबिनेट में। तो उनको उसने कहा कि वो उनको नहीं पता। और उन्होंने मार्को रूबियो के स्टेटमेंट को भी कहा कि उसको भी नहीं पता। तो किसको पता है? अगर सदर ट्रंप को एग्जैक्टली। पता है, तो वो एक सिंगल हैंडेडली खेलने वाला शख्स आज उसने अमेरिका को भी मुश्किल में डाल दिया। आज उसने दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आज फिर अर्ज कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी वीटो पावर और न्यूक्लियर पावर, स्टैब्लिश वीटो न्यूक्लियर पावर, इस जंग में अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी तो ये सायरन है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। तो इन्होंने उस जंग का आगाज कर दिया है। अमेरिका के 8 वीटो उस जायनिस्ट लॉबी के उस फ्रेमवर्क में गजा के खिलाफ, सीजफायर के खिलाफ चल रहे हैं। वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा। तो सही दुनिया बात है। बाखबर है इस वक्त। पूरी दुनिया में जिस तरह से गजा पे मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका में हुए जी। हैं, आज इस जंग के खिलाफ जो अमेरिका ने अटैक किया है और इसराइल ने जो अटैक किया है, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। और यहाँ पे सेनेटर बर्नी सैंडर जो है, उन्होंने बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, अपना एक बड़ा क्लियर वर्जन पेश किया है। तो अमेरिका हम्म। खुद मुश्किल में है। अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के अवाम, $37 ट्रिलियन का डेट है। और उस डेट को लेकर कैसे आप एक नई जंग, और एक ऐसी जंग जो आलमी जंग में बदल सकती है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं? जी। सही। आगा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तो ये एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। इससे पहले जो बाइडन, ज़रा आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाइडन भी इसराइल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस में थे, वेपनाइजेशन को प्रोवोक किया। ये सिचुएशन तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम समझें इस बात को, तो यूएस की तो ये एक पुरानी पॉलिसी है इस चीज़ को ड्राइव करना। आप ही के चैनल पे ड्यूरिंग दी वो जो आपकी इलेक्शन ट्रांसमिशन थी, मैंने ये अर्ज जी किया जी था जी। कि इसराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। और अब ये एक ट्राइका है, इस ट्राइका में हिंदुस्तान शामिल हो गया, यानी हिंदुत्वा, वो इंतहा पसंद शामिल हो गए। और ये इसराइल जो है, इसमें दो गिरोह हैं यहूदियों के। एक वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन वो यहूदी नहीं है, उन्हें जायनिस्ट, असल यहूदी जो ऑर्थोडॉक्स हैं उन्हें जी। जायनिस्ट कहते हैं। और उन यहूदियों की जिंदगी इसराइल में भी तंग है, और वो यहूदी इनके खिलाफ यहाँ पे मुजाहरे भी करते हैं। ऐसे वो ही। सारा खेल जो है वो हमारे सामने है। अब देखना ये है कि अमेरिका का निज़ाम चलाने वाली डीप स्टेट, जिसे सदर ट्रंप ने ऑब्लिटरेट करने का चैलेंज किया था, और अमेरिका के अवाम ने उन्हें वोट देने का कमिटमेंट दिया था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। एंड टुडे आई रिग्रेट कि हमने एक गलत आदमी को सपोर्ट किया न्यूयॉर्क में। मेरी वजह से उन्हें 12% वोट, यानी उस कोशिश का हिस्सा था जिसमें उन्हें 12% वोट ज़्यादा मिले। और आज मैं एक इस बात पे रिग्रेट कर रहा हूँ कि हमने एक ऐसे शख्स को, जो इंतहाई नाकाबिल एतबार शख्स निकला, कि जिसने जो वादा किया था उस वादे के बरखिलाफ जाके जंगों की इब्तदा की और उसी रोमांस में गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये एक यहाँ बात है कि अमेरिका का कोई सदर जब भी इसराइल या ज़ायनिस्ट लॉबी के मफादात के खिलाफ काम करेगा, कोई भी शख्स, चाहे वो कांग्रेस में हो, सेनेट में हो, तो उसका मुस्तकबिल सियासत से ख़त्म कर दिया जाता है। सही। और कोई शख्स सदर मैंने बनते नहीं देखा अमेरिका का जिसने दीवारें गिरिया पे जाके अपना प्लेज न किया हो इनके साथ, और वो यकजहती ना की हो। तो सदर हम्म। बिल क्लिंटन ने जहाँ डेविएट किया, यानी उनके ज़माने में अमेरिका की इकोनॉमी सरप्लस थी, $1.37 ट्रिलियन सरप्लस था अमेरिका, और आज $37 ट्रिलियन के डेट में है। तो ये जंगें हैं। अब सदर बिल क्लिंटन को अपने आखिरी मुद्दत में किस चीज़ की सजा मिली? मोनिका लेविंस्की स्कैंडल क्या था? वो मुआखजे की तहरीक क्या थी? वो एक कॉन्स्पिरेसी थी और जायनिस्ट लॉबी ने की थी, और वो खातून इसराइल से आई थी। आज वो इसराइल में रह रही है। तो जो शख्स हम्म। इंप्लाई करता है, प्रेसिडेंट कार्टर दूसरी मुद्दत का इंतखाब नहीं लड़ सके, और सही बात अपना है। असैसिनेशन भी किए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जॉन एफ कैनेडी है, जिस असैसिनेशन को जी। आज डीक्लासिफाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, वो बेसिकली वो सब, उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं? तो हम्म। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, ये कंट्रोल्ड है, ये अमेरिका ज़ायनिस्टों के कब्जे में है।
और ये वो वक्त है कि जिसमें अमेरिका को और अमेरिका के सदर को इनसे जान छुड़ाना चाहिए थी और इनको इनकी जगह पे रखना चाहिए था। ठीक बात ये है। वो कैनेडी की आपने बात की, कैनेडी वो सदर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ताल्लुकात आगे बढ़ाए थे इजराइल के साथ उस दौर में। अच्छा, हमारे साथ ईरानी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल साहब, अमरीकी अड्डों पर हमला किया जाता है ईरान की जानिब से। अब ज़ाहिर है ईरान ने कुछ तो स्ट्रैटेजाइज़ किया होगा कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो अड्डे मौजूद हैं, तो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना शुरू हो जाए। इस हवाले से उनको एतमाद में लिया गया, अपडेट्स आई इस बारे में? जी देखें, ज़ाहिर है ईरान के पास और ऑप्शंस भी हैं। देखें, जिस तरह से पहले भी बात की जा रही थी कि ईरान के पास तो ऐसे हथियार है नहीं कि जिससे वो सीधा जो है अमेरिका को, न्यूयॉर्क को, वाशिंगटन को टारगेट करे। तो इसके बदले में वाइस वर्सा ये भी है कि अमेरिका के पास भी कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि वो डायरेक्ट वहाँ से, न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन से शुरू करे और वो यहाँ पर आके ईरान पर मार के चला जाए। जाहिर है वो अतराफ में मौजूद अपने बेसिस को, अपने जो जितने भी इसके तनसीबात हैं उसी को इस्तेमाल करेगा और ईरान पर हमलावर होगा। तो जवाबन जो है ईरान की जो है मिडल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिकी मफादात है, जो उनके बेसिस हैं, उनको निशाना बनाएगा। और ईरान ने देखें पहले से ही मेक श्योर किया हुआ, और पहले से ही, काफ़ी पहले से ही, जब 2018 में भी जब टेंशन यूएस और ईरान के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके बाद फिर 2020 में, तो तब भी जो है इन सब हमसाया ममालिक को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबको जहाँ पर भी अमेरिकन वो है बेसिस हैं, उनको मुत्तले कर दिया था कि अगर कोई भी दरअंदाजी हो जाएगी तो ईरान ज़रूर रिटेलिएट करेगा और आपके इन ममालिक को निशाना बनाए। तो बावजूद उस खतरे के जो है इन हमसाया ममालिक ने अमेरिका को वहाँ पर रहने की इजाज़त दी। न सिर्फ रहने की इजाज़त दी, बल्कि अभी इस हमले में आपने देखा कि जो अभी कतर का जो जिस बेस पर ईरान हमलावर हुआ है, वहाँ पर जो है वो अमेरिका का जो है इस रीजन में सबसे बड़ा यानी बेस माना जाता है, और सबसे बड़ा उसको जो है एक ऑपरेशनल एयर बेस, यानी जो जॉइंट ऑपरेशंस को भी जो देखता है और सब कुछ उसको वहाँ से मॉनिटर होता है, तो उसको समझा। तो इसलिए ईरान ने वहाँ पर जो है अपने हमले शुरू किए हैं। और इससे पहले कतर को आगाह भी किया गया, 2 दिन पहले कतर को बताया गया कि आइंदा 2 दिनों में जो है ईरान जो है हमला करेगा। और इसके अलावा भी जब हमला हुआ, और हमला होने से पहले भी जो कतरी हुकाम से ईरानी हुकाम की बात भी होती रही, उसके बाद भी ईरान ने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि हम कतर की सालमियत पर, कतर की किसी भी, यानी इस हमले को कतर के ऊपर हमला ना समझा जाए, बल्कि हमने अपने हक़ दिफा इसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को और अमेरिकन मफाद को वहाँ पर टारगेट किया है और उसको निशाना बनाया है। ठीक है, हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन तनसीबात को निशाना बनाया। साथ रहिएगा नजम साकिब साहब, जिस तरह ईरानी सहाफ़ी भी कह रहे हैं, ये माहिर ईरानी अमूर ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन तनसीबात को टारगेट किया है, और आपने जिस तरह इससे पहले कहा कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड लग रही हैं, पहले से प्री प्लान्ड लग रही हैं, लेकिन एक पहला इंप्रेशन जिसे हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूँ लग रहा है कि ईरान दीगर ममालिक के साथ शायद कुछ दुश्मनी का अंसर पाल ले। तो ये ईरान इस समत में क्या मुनासिब इक़दाम कर रहा है? ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं उसामा? मुझे ये बताइएगा कि आपको आपके घर में घुस के मारा जा रहा है, और ये सिलसिला देखिए कब से शुरू हो रहा है। कासिम सुलेमानी को आप पता नहीं इराक के एयरपोर्ट पे मार देते हैं, इस्माइल हानिया को, कौन नाम गिनवाइए, ईरान के सिटिंग प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। उस वक्त से लेके आ जाइए और देखिए बर्दाश्त कितना किया ईरान ने, और दुनिया ने समझा कि ईरान जो है इस काबिल ही नहीं है कि जवाब दे सके। फिर उसके बाद हमला होता है, और अगर आपको अक्टूबर के याद हो, पिछले अक्टूबर में जो मिसाइल एक्सचेंज हुए थे, उसमें ईरान ने एक मैसेज दिया था। वो 80-81 जो मिसाइल इधर से गए थे ना, ईरान ने एक मैसेज दिया था कि इजराइल को कि यू आर नॉट अनटचेबल, ध्यान रखना, और अवॉइड किया था कि कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन अब आपने जंग उस पर थोप दी है, अब उसके पास चॉइस क्या है? आपने जंग थोप दी और कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी करें, आपने जंग थोप दी और कह रहे हैं कि टेबल पे आके नेगोशिएट करें और अपना एटमी प्रोग्राम बंद करें। इस वक्त तो एटमी प्रोग्राम किसी खाते में नहीं है। इस वक्त तो आपकी एग्जिस्टेंस का मसला है, आपकी सलामती का मसला है, आपकी वो हमीयत और वो गैरत जो कि ईरान को, जिस पे बड़ा वो यानी वो है मान है उसको,
वो स्टेक पे है। तो एटमी प्रोग्राम तो एक तरफ रह गया है।